हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटी का चैप्टर 4 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहां से इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, जुडिशियरी, न्यायपालिका। आज हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशियरी के बारे में, व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के बारे में, और व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया के बारे में। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशियरी? न्यायपालिका की क्या भूमिका है? कोर्ट्स टेक डिसीजंस ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। बहुत सारे इश्यूज पे कोर्ट डिसीजन लेते हैं, अपना फैसला सुनाते हैं। अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट, और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट्स, और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स। स्कूल में टीचर्स स्टूडेंट्स की पिटाई नहीं कर सकते। इस इशू पे कोर्ट अपना डिसीजन दे सकता है। दो राज्यों के बीच में रिवर वाटर के शेयरिंग को लेकर कि कैसे पानी दोनों राज्यों के बीच बटेगा, इस पे जुडिशियरी डिसीजन ले सकती है। कोई व्यक्ति किसी तरह का क्राइम कमिट करता है अगर, तो कोर्ट उसको सजा सुना सकती है। वे ये तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। ब्रॉडली स्पीकिंग, द वर्क दैट द जुडिशियरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये हमारा पहला है। विवादों का निपटारा। द जुडिशियल सिस्टम provides a mechanism for resolving disputes between citizens and the government, between two state governments, and between the center and state governments. अगर सिटीजन्स के बीच में डिस्प्यूट हो, सिटीजन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो, दो स्टेट गवर्नमेंट यानी दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो, या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो, जुडिशियरी इन सब के लिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करवा सकती है, यानी विवाद हल करवा सकती है। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों, नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। सेकंड है हमारा जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशियरी also has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution,
दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियरी फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। यहां स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रेटर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या कर सकता है। अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ पास करता है जिसमें संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायोलेशन हो रहा है, तब जुडिशियरी उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इसे ही जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वो उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। वायोलेशन in the context of this chapter, it refers both to the act of breaking a law as well as to the breach or infringement of fundamental rights। जब किसी लॉ को तोड़ा जाता है या फिर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाता है, उसे वायोलेशन यानी उल्लंघन कहते हैं। उल्लंघन किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को उल्लंघन कहा गया है। थर्ड है हमारा अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट if they believe that their fundamental rights have been violated। भारत के हर एक नागरिक के पास ये अधिकार है कि अगर उसे ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट किया गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन हैज encroached on land belonging to your family। आप एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि किसी पावरफुल नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस। आप एक ऐसे जुडिशियल सिस्टम में रहते हैं जिसमें उस नेता के पास पावर है कि वो जज को अपॉइंट कर सकता है और डिसमिस कर सकता है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। When you take this case to court, the judge is clearly partial to the politician। अगर आप ऐसे जुडिशियल सिस्टम में कोर्ट जाएंगे, तो जज भी पॉलिटिशियन को फेवर करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन के पास ही पावर है कि वो जज को अपॉइंट और डिसमिस कर सकता है। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं, तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। The control that the politician holds over the judge does not allow for the judge to take an independent decision। ये जो पॉलिटिशियन का कंट्रोल है जज पे, ये कंट्रोल जज को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने नहीं देते। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है, उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते।
This lack of independence would force the judge to make all judgments in favor of the politician. जज के पास अपनी स्वतंत्रता नहीं है फैसले लेने की। इस वजह से जज सारे फैसले नेता के पक्ष में ही लेगा। स्वतंत्रता का ये अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वो हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protects against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary. हम ऐसे किस्से सुनते हैं जहां रिच एंड पावरफुल पीपल जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं, बट हमारा भारतीय संविधान ऐसे सिचुएशन को रोकता है और जुडिशियरी की स्वतंत्रता बना के रखता है। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। One aspect of this independence is the separation of powers. This, as you read in chapter 1, is a key feature of the Constitution. ये जो हम लोग जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, ये वन ऑफ द की फीचर है हमारे भारतीय संविधान का, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा, जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था। यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। What this means here is that other branches of government, the legislature and the executive, cannot interfere in the work of the judiciary. देखिए, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। The courts are not under the government and do not act on their behalf. कोर्ट गवर्नमेंट के अधीन नहीं है और गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम नहीं करती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। For the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर अच्छे से काम कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गन का इंटरफेरेंस ना हो, और अगर हो भी तो बहुत ही कम हो। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. जजेस के अपॉइंटमेंट के बाद उनको उनके पद से डिसमिस करना भी मुश्किल होता है। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। It is the independence of the judiciary that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power
बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। देखिए, ये जो स्वतंत्रता जुडिशियरी को मिल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इंश्योर करने में कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव चेक में रहे और रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार काम करें। जुडिशियरी ये भी इंश्योर करता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पावर का मिसयूज ना कर पाए। न्यायपालिका की ये स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens because anyone can approach the courts if they believe that their rights have been violated. अगर देश के किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो वो कोर्ट में जा सकता है। जुडिशियरी ये इंश्योर करता है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन ना हो। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो अदालत में जा सकता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री। भारत में कोर्ट्स के 3 डिफरेंट लेवल हैं। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल while there is only one at the apex level। लोअर लेवल पे बहुत सारे कोर्ट्स हैं, लेकिन एपेक्स लेवल यानी ऊपरी स्तर पर केवल एक ही कोर्ट है और वो है सुप्रीम कोर्ट। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरैक्ट विथ are what are called subordinate or district courts। लोगों का जिन कोर्ट्स में ज्यादा जाना होता है, ज्यादा इंटरेक्शन होता है, वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। These are usually at the district or tehsil level or in towns and they hear many kinds of cases। डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट या फिर तहसील लेवल पर होती हैं या फिर किसी शहर में होती हैं और ये कोर्ट्स बहुत सारे तरह के केसेस की सुनवाई करते हैं। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। Each state is divided into districts that are presided over by a district judge। सभी स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट में बटे होते हैं और इन डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं जहां डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। Each state has a high court which is the highest court of that state। स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है हाई कोर्ट। प्रत्येक राज्य का अपना हाई कोर्ट होता है। कुछ स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट्स हैं। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट that is located in New Delhi and is presided over by the Chief Justice of India। सबसे ऊपर के लेवल पे
जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। ये देश का सबसे बड़ा कोर्ट है और न्यू दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। The decisions made by the Supreme Court are binding on all other courts in India. सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेता है वो देश के बाकी सभी कोर्ट्स को मान्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। Are these different levels of courts connected to each other? Yes, they are. क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हां। In India, we have an integrated judicial system, meaning that the decisions made by higher courts are binding on the lower courts. भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, मतलब हायर कोर्ट्स जब कोई डिसीजन लेते हैं तो वो लोअर कोर्ट्स को मानना पड़ता है। भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। Another way to understand this integration is through the appellate system that exists in India. कोर्ट्स के इंटीग्रेशन को समझने का एक और तरीका है एपिलिएट सिस्टम, यानी अपील करने की व्यवस्था। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन अपील टू ए हायर कोर्ट if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. एपिलिएट सिस्टम का मतलब है जब लोअर कोर्ट अपना फैसला सुनाता है और अगर वो फैसला सही नहीं है तब व्यक्ति हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वो उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। Let us understand what we mean by the appellate system by tracking a case. State Delhi Administration versus Lakshman Kumar and others 1985 from the lower courts to the Supreme Court. Appellate system कैसे काम करता है और क्या होता है ये समझने के लिए एक केस को समझते हैं जो कि लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया था 1985 का स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। ये राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। In February 1980, Lakshman Kumar married 20-year-old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brothers and their families. फरवरी 1980 में लक्ष्मण कुमार की शादी सुधा गोयल से हुई थी। वो दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे और उनके साथ उनका परिवार रहता था। On 2nd December 1980, Sudha died in hospital due to burns. Her family filed a case in court. 2 दिसंबर 1980 को सुधा की मृत्यु जलने की वजह से हुई हॉस्पिटल में। सुधा के परिवार वालों ने कोर्ट में केस फाइल किया। When this case was heard in the trial court, 4 of her neighbors were called in as witnesses. ट्रायल कोर्ट यानी लोअर कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई और लक्ष्मण कुमार के 4 पड़ोसियों को विटनेस के रूप में
बुलाया गया। They stated that on the night of December 1, they had heard Sudha scream and had forced their way into Lakshman's flat. पड़ोसियों ने बताया कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा के चिल्लाने की आवाजें सुनी थी और वे फोर्सफुली लक्ष्मण के घर में घुसे थे। There they saw Sudha standing with her sari in flames. They extinguished the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and a blanket. उन्होंने वहां पहुंच के देखा कि सुधा की साड़ी में आग लगा हुआ है। उन्होंने फिर सुधा को ब्लैंकेट में लपेटकर आग को बुझाया। सुधा told them that her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire. सुधा ने उनको बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर केरोसिन डाला था और उसके पति लक्ष्मण ने आग लगाई थी। ड्यूरिंग द ट्रायल, members of Sudha's family and a neighbor stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws and that they were demanding more cash, a scooter, and a fridge on the birth of the first child. मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों ने और पड़ोसियों ने बताया कि सुधा के ससुराल वाले सुधा को डाउरी के लिए टॉर्चर करते थे। As part of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha's sari had accidentally caught fire while she was heating milk. लक्ष्मण कुमार के परिवार ने अपने डिफेंस में कहा कि सुधा की साड़ी में आग एक्सीडेंटली लग गया था जब वो दूध गर्म कर रही थी। On the basis of this and other evidence, the trial court convicted Lakshman, his mother Shakuntala, and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all three of them to death. कोर्ट ने सभी एविडेंस के बेसिस पे अपना जजमेंट दिया और उसमें लक्ष्मण कुमार, उसकी मां शकुंतला और उसका भाई सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और मृत्यु दंड की सजा सुनाई। In November 1983, the three accused went to the High Court to appeal against this verdict of the trial court. नवंबर 1983 में तीनों आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील किया ट्रायल कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट। टू अपील in the context of this chapter, this refers to a petition filed before a higher court to hear a case that has already been decided by a lower court. अपील करने का मतलब होता है निचली कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए हायर कोर्ट में जाना। इसे ही अपील कहते हैं। अपील करना निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है तो इसे अपील करना कहा जाता है। द हाई कोर्ट, आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ऑल द लॉयर्स, डिसाइडेड दैट सुधा हैड डाइड ड्यू टू एन एक्सीडेंटल फायर caused by the kerosene stove. Lakshman, Shakuntala and Subhash Chandra were acquitted. हाई कोर्ट में दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला लिया कि सुधा की मृत्यु एक एक्सीडेंट थी और लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र को बरी कर दिया गया। Acquit. This refers to the court declaring that a person is not guilty of the crime which he or she was tried for by the court. जब कोर्ट किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ चल रहे मुकदमों के आरोपों से मुक्त कर देता है तो उसे एक्विट करना, बरी करना कहते हैं। बरी करना, जब अदालत
किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिनके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, तो उसे बरी करना कहा जाता है। In the 1980s, women's groups across the country spoke out against dowry deaths. 1980s में देश भर की महिला संगठन डाउरी डेथ्स के खिलाफ आवाजें उठा रही थी। 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। They protested against the failure of courts to bring these cases to justice. उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही हैं। The above High Court judgment deeply troubled women, and they held demonstrations and filed a separate appeal against this High Court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers. हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। In 1985, the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and the two members of his family. 1985 में सुप्रीम कोर्ट में इस केस की फिर से सुनवाई हुई। The Supreme Court heard the arguments of the lawyers and reached a decision that was different from that of the High Court. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और हाई कोर्ट के फैसले से अलग फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। They found Lakshman and his mother guilty, but acquitted the brother-in-law Subhash because they did not have enough evidence against him. सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी पाया और उसके भाई के खिलाफ कोई ठोस एविडेंस ना होने की वजह से उसे बरी कर दिया गया। The Supreme Court decided to send the accused to prison for life. सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस केस के जरिए हमने समझा कि कैसे ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एपिलिएट सिस्टम काम करता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। The Supreme Court was established on 26 January 1950, the day India became a republic. भारत जिस दिन रिपब्लिक बना था, यानी 26 जनवरी 1950, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। Like its predecessor, the Federal Court of India 1937 to 1949, it was earlier located in the Chamber of Princes in the Parliament House. It moved to its present building on Mathura Road in New Delhi in 1958. सुप्रीम कोर्ट के पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था। 1937 से 1949 तक सुप्रीम कोर्ट भी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की तरह पार्लियामेंट के चेंबर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे बाद में 1958 में मथुरा रोड पे स्थानांतरित किया गया। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति ये न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चेंबर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इससे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। हाई कोर्ट्स वेयर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन द थ्री प्रेसिडेंसी सिटीज ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1862। हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में सबसे पहले तीन प्रेसिडेंसीज में हुई थी: कैलकाटा प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता,
बंबई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। करंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स। देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। While many states have their own high courts, Punjab and Haryana share a common high court at Chandigarh, and four northeastern states of Assam, Nagaland, Mizoram, and Arunachal Pradesh have a common high court at Guwahati. देखिए, प्रत्येक राज्य के अपने हाई कोर्ट हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं, जो कि चंडीगढ़ में है। और 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी एक कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं, जो कि गुवाहाटी में है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। आंध्र प्रदेश अमरावती एंड तेलंगाना हैदराबाद हैव सेपरेट हाई कोर्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश अमरावती और तेलंगाना हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। Some high courts have benches in other parts of the state for greater accessibility. ज्यादा से ज्यादा लोगों के नजदीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ बेंच भी हैं। The subordinate court is more commonly known by many different names. Subordinate courts को different names से जाना जाता है। अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। These include the trial court or the court of the district judge, the additional sessions judge, chief judicial magistrate, metropolitan magistrate, civil judge. उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 4 का पार्ट 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम के बारे में और डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।